हेलो, माय नेम इज़ मयंक कपूर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ड्राइवर्स लाइसेंस होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप अपनी लाइफ कनाडा में प्लान कर रहे हैं या इवन अमेरिका में प्लान कर रहे हैं। ये हम अधिकतर इमिग्रेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जाना होता है या फिर हम सिर्फ अपनी इमिग्रेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपने स्टडी परमिट का इंतज़ार कर रहे होते हैं या वर्क परमिट का, कि चलो यार एक बार पहुंच जाएं उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। अब वो एक बहुत बड़ी गलती काफ़ी लोग करते हैं जो कि मेरी वाइफ ने भी करी। सवाल यह आता है कि एक्चुअली में अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है या फिर आपको काफ़ी सारी जगहों पे घूमना है, काम पे जाना है, तो कार एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाती है। हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी अवेलेबल नहीं है और अगर है भी तो काफ़ी समय लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो अगर मैं स्पेसिफिकली मॉन्ट्रियल की बात करूं या फिर GTA की बात करूं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो ट्रांसपोर्टेशन तो अच्छा है यहाँ पे, पर टाइम कंजम्पशन बहुत हो जाता है आपका। और मोरओवर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर राउट पे ही चलता है, वो हर जगह पे नहीं जाता। ऑफ आइलैंड अगर आपको मॉन्ट्रियल में जाना है, नॉर्थ शोर, साउथ शोर, वेस्ट आइलैंड, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, आपको एक कार की ज़रूरत पड़ेगी ही। और ये वैसे भी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए ग्रोसरीज़ लेने जाना है, आप नए नए आए हैं या फिर आपकी इंटरमीडिएट लाइफ है, आपको बहुत सारा सामान खरीदना होता है, चीज़ें सेटल कर रहे होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, बच्चे को कुछ स्कूल में हो गया या फिर आपको तुरंत कहीं पे जाना है, तो कार एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है जो मैं तो ऑनेस्टली रेकमेंड करूँगा आपके पास होनी ही चाहिए। कितने की कार होनी चाहिए वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसी कार होनी चाहिए, हर किसी की स्थिति अलग होती है, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। पर अब कार चलाने के लिए अब एज ए नए इमिग्रेंट आप पहले ही दिन तो यहाँ पे गाड़ी ले नहीं लेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो आप रेंट पे ले लेंगे अगर आप ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका में रह चुके हैं। और अगर आप एशिया से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको क्योंकि उल्टी जगह पे चलानी होती है यहाँ पे गाड़ी, रोड राइट साइड में चलानी पड़ती है गाड़ी आपको, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप चला सकते हैं। 3-6 महीने आप चला सकते हैं शुरुआत में अपने देश के लाइसेंस के ऊपर, पर उसके बाद आपको यहाँ का लोकल लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अब उस पर 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे यहीं के हिसाब से बिल्कुल स्क्रैच से लाइसेंस का प्रोसेस शुरू करें, जो कि काफ़ी लंबा है, लगभग साल सवा साल लग जाता है और काफ़ी महंगा भी है, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, क्योंकि अगर आप देखें $800 से $1000 तो लग ही जाते हैं आपके पूरी ट्रेनिंग में। उसके बाद आप एग्ज़ाम्स देंगे, एग्ज़ाम्स में पास होंगे या नहीं होंगे, फिर आप दोबारा एग्ज़ाम देंगे। काफ़ी लोग काफ़ी बार एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम भी और ड्राइवर टेस्ट भी, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बारी में ही पास हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हो जाएं, अगर आप नहीं होते तो फिर ये थोड़ा सा डिले होता है। एक चीज़ और है कि अगर आप जस्ट एक चीज़ क्विकली बता देता हूँ आपको कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं ड्राइवर्स टेस्ट का या फिर इवन रोड टेस्ट देते हैं, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो अगला टेस्ट आप बुक कर सकते हैं 1 महीने के बाद ही। कम से कम 1 महीने का ड्यूरेशन आपको देना पड़ता है। तो मोटा मोटा ये साल, सवा साल, 1.5 साल लग जाता है इस लाइसेंस के प्रोसेस में। $1000 कम से कम लेके चलिए आप मॉन्ट्रियल वाली जगह पे। दूसरी जगहों पे शायद ये और महंगा हो सकता है कनाडा के अंदर, पर यहाँ पर एटलीस्ट इतना लगता है। और साल 1.5 साल तक का बहुत बड़ा कष्ट हो जाता है क्योंकि सर्दियाँ बड़ी कष्टदायक हैं यहाँ पर, और उसमें आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली है तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक जगह से दूसरी जगह लानी पड़ती हैं। कभी कभार आपको घर चेंज करना होता है तो गाड़ी की बड़ी मदद हो जाती है, ग्रोसरीज लानी है आपको। तो पॉइंट मेरा ये है कि गाड़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी नहीं है पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और गाड़ी को सस्ते में कैसे ले सकते हैं, उसको सस्ते में मैनेज कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस सस्ता कैसे हो सकता है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पर फ़र्ज़ करते हैं कि आपने गाड़ी ले ली है, लेकिन आपको अब ड्राइवर्स लाइसेंस भी चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए। उसमें क्या है कि अगर ट्रिक ये है यहाँ पर कि अगर आप अपने देश से वो अच्छा वाला प्लास्टिक का कार्ड लेकर आ रहे हैं ड्राइवर्स लाइसेंस का, आपके पास ज़्यादा कुछ डीमेरिट पॉइंट्स नहीं हैं, आपकी ड्राइविंग रिकॉर्ड अच्छी है, ये सब चीज़ें अगर आप लेकर आते हैं, ड्राइविंग रिकॉर्ड्स और अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, प्रेफरेबली द प्लास्टिक वन और द कार्ड वन, नॉट द वन विच हैज़ लाइक अ बिग पेपर, जो कि हमें दिया जाता था 20 साल पहले। अब पता नहीं कार्ड वाला ही हर जगह कोई इशू करता होगा,
और वो आप लेकर आइए, ड्राइविंग रिकॉर्ड लेकर आइए अपने देश से, और आप फिर यहाँ पे SAAQ जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ड्राइवर्स लाइसेंस बनता है, साक बोलते हैं उसको, वहाँ पर आप उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए। आप उस ड्राइवर्स लाइसेंस को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में होंगे। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि रादर देन इनिशिएटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, मनी एंड हार्ड वर्क, why don't you get a driver's license from your home country and try and convert it or translate it or quickly move into the Quebec system or Canada system. Mota basically there are two steps in which you need to do it. आप ड्राइवर्स लाइसेंस साक में फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल में है या क्यूबेक में है तो साक जाते हैं, SAAQ उस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट लेते हैं। पहली अपॉइंटमेंट में आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री विस्ट्री सब इवैल्यूएट करते हैं, आपका स्टेटस इवैल्यूएट करते हैं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, आपका ड्राइवर्स रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ। तो बेसिकली आपकी फ़ाइल बनाई जाती है, कुछ पैसे लिए जाते हैं आपसे। उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। अब रिटन एग्जामिनेशन जो है वो लगता है कि काफ़ी आसान होगा, पर वो आसान होता नहीं है। आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से काफ़ी सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, मुझे कुछ नज़र आएगा तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साक की वेबसाइट पे भी कुछ ट्रेनिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप साक की वेबसाइट से तैयारी करके जा रहे हैं और आपको लगेगा कि हाँ अब तो मैं तैयार हो गया, सारे मैंने आंसर सही कर दिए, होता क्या है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और अपनी वाइफ के केस में भी ऑब्ज़र्व किया है कि वो जो उन्होंने ऑनलाइन डाले हुए हैं क्वेश्चंस उससे भी टफ पूछते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये है, एक तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग मटेरियल्स को ढूंढिए, और स्पेशली जो सिचुएशंस वाले एग्जामिनेशंस होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस, आप चौराहे पे खड़े हैं, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, आप क्या करेंगे, रेड लाइट यहाँ, रेड लाइट वहाँ, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, ये सबसे ट्रिकी होता है हम लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे हिंदुस्तान में तो इतना कुछ हम इतना ध्यान नहीं देते उन रूल्स का, या फिर काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होंगे, पर यहाँ पर बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ता है। जहाँ तक सिंबल्स के रूल्स की बात है तो वो तो आप तुरंत सीख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, वो इजी आसान है। बाकी कुछ रोड साइड रूल्स हैं वो भी आप सीख सकते हैं, किताब भी आती है इनकी आपकी तैयारी करने के लिए। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है, रिटन एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ, तो आपको आपके फंडामेंटल्स बिल्कुल सही करने पड़ेंगे, और वो कब होंगे, जब आप इनकी SAAQ की ड्राइवर्स रिकॉर्ड की बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपको लॉजिक सारे के सारे क्लियर हो गए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार फेल हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ अच्छी होती है कि मान लीजिए 3 सेक्शंस हैं, आप 2 में पास हो गए, 1 में फेल हो गए, तो जिसमें आप फेल हुए हैं, आप अगली बार जब एग्ज़ाम देंगे 1 महीने के बाद, उसका कम से कम 1 महीने के बाद, तो आपको सिर्फ उसी सेक्शन का एग्ज़ाम देना है, आपको सारे के सारे सेक्शन दोबारा नहीं देने। तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है, और बहुत महंगा भी एग्ज़ाम नहीं होता। मेरे ख्याल में कुछ ये $15-20-25 का एग्ज़ाम है, और आप उसको दे सकते हैं। तो अगर आप पास हो जाते हैं बहुत बढ़िया। फिर नंबर आता है आपके ड्राइवर्स टेस्ट का, जो आपका असल ड्राइविंग टेस्ट है। अब आपको गाड़ी को सड़क पे ले जाकर उनको ये दिखाना है कि भैया मैं सारे के सारे रूल्स फॉलो कर सकता हूँ, मेरे को सारे रूल्स पता हैं, और वो भी आपका एग्जामिनेशन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे लेंगे, आपको अलग अलग लेन्स पे लेके जाएंगे, अलग अलग रोड्स पे लेके जाएंगे, अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने रखेंगे, कितनी स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, कब आप इंडिकेटर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, गाड़ी मोड़ते वक्त ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं कि नहीं, या लेन चेंज करते वक्त ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगेन हमारे हिंदुस्तान में तो इतनी सारी चीज़ें मेरे को पता भी नहीं थी पहले, यहाँ पर आके मैंने सीखी, और उसको हासिल करने के लिए एक फ़ायदा तो ये हो गया था क्योंकि मैंने अपने फंडामेंटल्स बहुत क्लियर कर लिए थे रिटन एग्ज़ाम पास करके, या ऐसे कह लीजिए कि एक बार फेल होके फिर पास करके। तो मुझे समझ में आ गया था कि भैया फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। और अच्छी बात भी है, अगर आप सड़क पे चला रहे हैं, गाड़ी की स्पीड यहाँ पे 100-125 किलोमीटर पर आवर पे हिसाब से चलती है, तो मान लीजिए अगर आपको रूल्स अच्छे से नहीं पता और अगर कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई और आप तो इमिग्रेंट हैं, नए हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी मुसीबत हो सकती है, और फिर पुलिस आ जाए, ये वो, तो उन झंझटों से आपको दूर ही रहना है। तो अच्छे से आप अपने ड्राइविंग को उसको ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने क्या किया था उस चीज़ के लिए
दो उपाय हैं। एक तो मैं बताऊंगा कि जो जनरली लोग करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे कि आपने रिटन पास कर लिया और उसके बाद आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि यार मेरे को 3 4 5 सेशन लेने हैं और उसके बाद मैं चला लूँगा। तो कुछ लोग वो करते हैं कि पर सेशन के हिसाब से, लेट्स से $70 पर आवर के हिसाब से आप अपने एरियाज़ में सर्च कीजिए, ड्राइविंग टेस्ट वालों से फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए कि क्या वो आपको सिखा सकते हैं। जनरली सिखा देते हैं, 4 5 6 सेशन का भी इनके पास कोर्सेस होते हैं। पर वही है कि अगर आप 6 सेशन कर रहे हैं $70 समझ लीजिए, तो $420 तो आपके ऐसे ही खर्च हो गए इन चीज़ों में। पर चलिए ठीक है, मतलब वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि कॉस्ट वर्सेस ड्राइवर्स लाइसेंस, दैट इक्वेशन। और इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, you can just go ahead and give the exam. Good luck to you if you happen to pass that exam. Fantastic. However, what I did is this. What I understood is कि in order to pass the road test, I actually need to be on road and need to practice a lot. Not just to pass the exam, but actually because I needed a car at that time. और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आया, मुझे 3 महीने तक मेरे को काफ़ी कष्ट हुआ, सेटल वेटल हुआ, तो मुझे रियलाइज़ तो हो गया था कि भाई कार तो चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं, वाइफ है, जाना होता है। घर के अंदर हम ट्रैप हो गए थे विदाउट कार। एक लिमिटेड जगहों पे जा पाते थे, मॉन्ट्रियल, डाउनटाउन वगैरह, यहीं पे ही घूमते रहे और जहाँ जहाँ मेट्रो ले जाती थी वहाँ पर घूम सकते हैं। तो अब काफ़ी एक्सप्लोर करने का मन था। कनाडा आए हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सडनली स्कूल में जाना है बच्चे के, या फिर कुछ और इमरजेंसी हो गई, या फिर कुछ और अस्पताल लेके जाना है आपको, जो कि होता है यहाँ पे। ये सब चेंज होती हैं चीज़ें, तो अब आपको कार तो चाहिए ही चाहिए। तो कार तो मुझे लेनी थी। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं से पता नहीं ऐसी इंट्यूशन आई, मेरी वाइफ ने मुझे आइडिया दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप पहले कार ही ले लो, यूज्ड कार ले लो, यूज्ड कार लेके उसको चलाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, पहले अपने एरियाज में चलाओ आसपास, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप और दूर जाओ जगहों पे। क्योंकि आपको रूल्स तो पता हैं, बस आपको ये फिक्स करना है दिमाग में कि क्योंकि आप जब गाड़ी चला रहे हैं एक बार, तो सडनली सिंबल आया तो सिंबल आपको एकदम से समझ में नहीं आता कि ये क्या है। कभी कभार तो फ्रेंच में लिखी हुई है काफ़ी चीज़ें, तो आपको प्रैक्टिस उस चीज़ में करने की काफ़ी ज़रूरत हो जाती है। तो पास करने के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया था जो कि उस टाइम पे मेरी वाइफ ने दिया कि आप गाड़ी ले ही लो, आपके पास तो 6 महीने की वैलिडिटी वैसे भी है ही अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के ऊपर। 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास 1-2 अटैम्प्ट हैं, आप पास कर लेना उस चीज़ को। और मैंने कहा ये तो आइडिया बहुत बढ़िया है। मोर ओवर एज अ बैकअप सेफ्टी नेट, मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट भी लेकर आया था जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो मेरे पास एक्चुअली 6 महीने ही नहीं थे, मेरे पास एक्चुअली 1 साल था कि मैं 1 साल तक उस गाड़ी में जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, कितनी बार एग्ज़ाम देना चाहूँ दे सकता हूँ। और उसका बहुत फ़ायदा हुआ एक्चुअली। मैंने यूज्ड गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ गलतियाँ करी थी उस गाड़ी में, वो मैं आपको बताऊँगा सेपरेट वीडियो में कि आपको कैसी गाड़ी लेनी चाहिए, वो गलतियाँ ना करें जो मैंने करी थी। मेरी थोड़ी रिलेटिवली चीप हो गई थी गाड़ी, क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्या पता कहीं पे गाड़ी का एक्सीडेंट कर दूं या फिर कुछ गड़बड़ कर दूं। तो मैं चाहता था कि गाड़ी चीप हो। एनीवे वो मेरा काम निकल गया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। दोस्तों को मैं लेके जाता था जो यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं, उनको अपनी गाड़ी में बिठाता था कि तुम देखो और अलग अलग सिचुएशन में मुझे डालो, अलग अलग जगहों पे लेके जाओ और देखते हैं कि किस जगह पे मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ, मैं कैसी चला रहा हूँ। तो मैं उनसे फीडबैक लेता था। इस तरीके से मैंने फीडबैक लिया, ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया, ग्रोसरीज भी लेनी शुरू कर दी, घूमना फिरना शुरू कर दिया। शुरुआती हफ्ता डिफ़िकल्ट था, उसके बाद तो मैं फ्लुएंटली चला रहा था गाड़ी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडिया में गाड़ी चलाता ही था। और उसके बाद जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आया, जब मेरे को रोड टेस्ट एक्चुअली देना था, तो तब मैंने सिर्फ एक सेशन $60 पर आवर के हिसाब से, यहाँ पे एक मॉर्टीज़ स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल, वेस्ट आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल में, मैंने उनसे एक सेशन बुक किया। मैंने कहा मैं आपको एक सेशन के पैसे दे दूंगा, आप बस अपने इंस्ट्रक्टर को भेजिए मेरे साथ, और उनकी गाड़ी में चलेंगे या मेरी गाड़ी में चलेंगे, किसी की गाड़ी में भी चलेंगे, और वो मुझे उस इलाके के आसपास जहाँ पे टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, डोरवाल में मैंने टेस्ट दिया था, तो वो मुझे आसपास ले जाएं और मुझे मेरी गलतियाँ बता दें, बस मुझे ये चाहिए। तो यही हुआ, सेशन बुक किया उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने अपना बंदा भेजा मेरे पास, और हम लोग गाड़ी चलाने लगे और मैंने गाड़ी चलाई। हमने काफ़ी डिस्कशन किए उस रास्ते में, मैंने अपने डाउट्स जो थे वो क्लियर कर लिए, उन्होंने भी मुझे कुछ सजेशन दिए।
कुछ कुछ रूट्स पे लेकर चले गए मुझे, वो जिस एरिया में एग्जामिनेशन होता है डोरवाल के आसपास का, जहाँ पे वो मुझे एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट मेरा हो सकता था, तो वहाँ पे वो लेकर गए। एग्जैक्टली रूट तो सेम नहीं होता, किसी को भी पता, पर एक एरिया का आपको आइडिया लग जाता है। और उसके बाद जब मेरा ड्राइविंग टेस्ट, ये मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ, तो मुझे उस इंस्ट्रक्टर ने फीडबैक दिया कि हाँ मैं काफ़ी अच्छी चला रहा हूँ और मेरे हाई चांसेस हैं पास होने के, तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब इससे हुआ क्या, बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी तो आपको इनेविटेबली चाहिए ही चाहिए कभी ना कभी। तो अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गाड़ी पहले भी ले सकते हैं, शुरुआत के 2-3 महीने में आप यूज़ लीजिए और आप उसको चलाइए और आप उसी में टेस्ट दीजिए, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करिए। 1 साल के बाद अगर आपको लगता है आप अपग्रेड कर लीजिए अपनी गाड़ी को, या फर्स्ट विंटर से पहले, क्योंकि विंटर्स में तो आपको अच्छी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो ड्राइवर्स लाइसेंस वाला कार्यक्रम है काफ़ी ईजिली सॉल्व हो सकता है, रादर देन इन्वेस्टिंग 1 फुल ईयर और 1.5 ईयर। बहुत लेथार्जिक प्रोसेस होता है, बहुत बार इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, बहुत पैसे लग जाते हैं, तो मैं तो वो बिल्कुल किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। ड्राइवर्स लाइसेंस कन्वर्जन के प्रोसेस पे जाइए और गाड़ी ले लीजिए या प्लान कीजिए गाड़ी लेने का, उससे आपकी ओवरऑल लाइफ काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये था वीडियो अबाउट ड्राइवर्स लाइसेंस के बारे में, और एक ही मैं कुछ आपको क्विक टिप देना चाहता था। तो प्लीज़ इसके बारे में विचार कीजिए। अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए वीडियो अपने दोस्तों को, जो कि आपको लगता है कि कभी किसी के काम आ सकती है। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, हैव अ गुड डे, बाय।